हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक स्पेनिश मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है मिराज। 1989 में बर्लिन वॉल की गिरावट के वक्त एक भारी तूफानी रात वेस्टर्न यूरोप से गुजरी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे। हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन स्पेन का एक लड़का निको लसार्ते उसे एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा था। वो खुद को गिटार पे अलग अलग धुनें बजाते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन तभी उसने कुछ चीखें सुनी। खिड़की से झांक के निको ने अपने पड़ोसी एंजल प्रिएटो को अपनी बीवी से लड़ते हुए देखा। डर गया कि कुछ बुरा ना हो जाए, वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ता है और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है। जब वो लिविंग रूम में पहुंचता है तो उसने एंजल की बीवी को जमीन पर पड़ी हुई लाश के रूप में देखा। ये देख के लड़के को गहरी ट्रॉमा हो जाती है और वो पूरी आवाज में चीख मारता है। अफसोस एंजल एक चाकू लेके वहां आ जाता है, मानो उसे मार डाले। डर के निको घर से बाहर निकलता है, लेकिन मदद मांगने से पहले ही एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। अगले दिन एंजल को मर्डर के इल्जाम में पुलिस पकड़ लेती है, जबकि निको हॉस्पिटल में मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद फिल्म सीधा 2014 में जंप करती है, जहां एक मिलता जुलता तूफान यूरोप से गुजर रहा है। एक कपल वेरा रॉय और डेविड ओर्टिज ने निको के घर को रेनोवेट करवा के अभी अभी वहां शिफ्ट किया। उनकी 2 साल की बेटी का नाम ग्लोरिया है। वेरा एक नर्स है प्रोफेशन में, जबकि डेविड एक बैंकर है। डेविड अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर रहता है, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता नजर आता है। एक शाम जब कपल स्टोर रूम साफ कर रहा था, उन्हें निको का पुराना टेलीविजन सेट और कैमरा मिला। उन्हें कुछ पुराने टेप्स भी मिले जो उनकी क्यूरियोसिटी जगाते हैं। डेविड ने वो पुराने डिवाइसेस असेंबल किए और पता चला कि वो अभी भी काम करते हैं। ज़्यादातर टेप्स में निको गिटार प्रैक्टिस करता और अपनी मॉम के साथ वक्त गुजारता नजर आता है। लेकिन तभी कुछ अजीब हो जाता है। टीवी अचानक 1989 की बर्लिन वॉल गिरने की लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता है। ये वही न्यूज़ थी जो निको और उसकी मॉम ने 1989 में देखी थी। अगले दिन कपल अपने पड़ोसी आइटोर और उनकी मॉम क्लारा को डिनर पे इनवाइट करता है। वेरा एक्सप्लेन करती है कि उनके टेलीविजन ने अनएक्सपेक्टेडली 1989 की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की, लेकिन कोर्स में कोई बिलीव नहीं करता। टॉपिक चेंज करने के लिए डेविड वीडियो टेप्स वाले लड़के के बारे में बात करता है और आइटोर उसे फौरन पहचान लेता है। वो बताता है कि वो लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड था, निको, जो 1989 में मर गया था। आइटोर फिर पूरी कहानी एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि कैसे निको ने अपने पड़ोसी को मर्डर करते पकड़ा और कैसे वो भागते हुए मारा गया। किसी वजह से क्लारा पूरी कहानी के दौरान काफ़ी एंग्शियस रहती है। जाहिर है कि वो कुछ छुपा रही है। मेहमान जाने के बाद डेविड निको के बारे में कुछ रिसर्च करता है। एक आर्टिकल से उसे पता चलता है कि एंजल ने सेंटेंस के सिर्फ 3 महीने बाद सब कुछ खत्म कर लिया था। लेकिन मरने से पहले उसने कन्फेस किया कि वो अपनी बीवी की रिमेन्स अपनी वर्कशॉप के अंदर दफन करने वाला था। उस रात मौसम और भी खराब हो गया और बिजली कड़कने लगी। वेरा, जो सुकून से सो रही थी, अचानक लिविंग रूम से आती आवाज से जाग जाती है। डर के वो वहां जाती है, सिर्फ पुराने टेलीविजन को 1989 की वही न्यूज़ दिखाते हुए पाती है। वेरा उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी वक्त निको अपने गिटार के साथ वहां आ जाता है। ये वही लम्हा था जब वो खुद को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, जैसा पहले सीन में दिखाया गया था। उस वक्त वेरा समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। वो अपने हस्बैंड को कॉल करने के लिए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वीडियो कैमरा के दूसरे सिरे पे निको उसे देख लेता है। वो भी उसे अपने वीडियो कैमरा के अंदर देख के इतना ही हैरान हो जाता है। फिर भी वो हेलो कहता है और वेरा से पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकती है। तो वेरा डरी हुई आवाज़ में हाँ कहती है और उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। पहले वेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो 2014 से है, लेकिन वो सोचता है कि वो मजाक कर रही है। अचानक निको को अपने पड़ोसी मिस्टर एंजल की बीवी से लड़ते हुए आवाज़ सुनाई देती है। वेरा, जो आइटोर से पूरी कहानी सुन चुकी है, जानती है कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो निको से घर ना छोड़ने की गुजारिश करती है। वो ये भी बताती है कि अगर उसने मिस्टर एंजल के घर में घुसने का फैसला किया तो वो मर जाएगा। तमाम वार्निंग्स के बावजूद निको घर छोड़ता है और आखिरकार मर्डर का पता लगा लेता है। लेकिन चूंकि वेरा ने उसे थोड़ी देर रोक के रखा, वो गाड़ी से नहीं टकराता और इसलिए उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ एक कंफ्यूज्ड वेरा सब कुछ भूल के सोने का फैसला करती है। वो उम्मीद करती है कि जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ एक नाइटमेयर था। लेकिन उसे क्या पता था कि निको से ये अजीब मुलाकात कुछ बहुत बुरे का आगाज थी। अगली सुबह हैरानी की बात, वो अपने हॉस्पिटल में जागती है। उसे पता नहीं कि वो वहां कैसे पहुंची। तभी उसका एक कॉलीग उसके पास आता है और कहता है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सोचकर कि वो थकावट की वजह से सो गई थी, वेरा ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि सब कुछ बदल गया है। किसी वजह से मेन डॉक्टर एक नर्स की तरह बर्ताव कर रहा है और रूम में तमाम स्टाफ वेरा को डॉक्टर कह के पुकार रहा है।
वो ये असर्ट करने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ एक नर्स है, लेकिन सब सोचते हैं कि वो मजाक कर रही है। उससे वेरा को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है, इसलिए वो खुद को काम करने के लिए रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल पहुंचती है उसे लेने के लिए, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके कोई दोस्त इस नाम का नहीं है। डर के वो अपने हस्बैंड डेविड के ऑफिस की तरफ भागती है और उनकी बेटी के गायब होने के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात वो उसे पहचानता भी नहीं। कोई ऑप्शन न होने पर वो पुलिस स्टेशन जाती है और मदद की गुजारिश करती है। एक नौजवान ऑफिसर उसका केस लेता है और उससे कई सवाल पूछता है। वेरा उस दिन तक जो कुछ हुआ सब एक्सप्लेन करती है, अजीब टीवी से मिलती। जैसा एक्सपेक्टेड था, ऑफिसर उसके जवाबों से कन्विंस्ड नहीं होता और वो उसकी सैनिटी पर शक करना शुरू कर देता है। वो वेरा के रिकॉर्ड्स भी चेक करता है और रिवील करता है कि वो शादीशुदा नहीं है और उसकी कोई बेटी नहीं है, और मदद करने की बजाय वो उसे फौरी मेडिकल चेकअप के लिए रेफर कर देता है। बाद में वेरा उसी हॉस्पिटल जाती है जहां वो काम करती है और MRI स्कैन कराती है। खुशकिस्मती से रिजल्ट्स नॉर्मल हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि उसका ब्रेन ठीक तरह से काम कर रहा है। चेकअप्स के बाद वो अपने ऑफिस जाती है और वहाँ कई सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज पाती है, जिन सब पर डॉक्टर वेरा रॉय लिखा हुआ है। यही वो लम्हा था जब वेरा को एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। वक्त ज़ाया किए बगैर वो अपने घर जाती है और पीछे के दरवाजे से घुस जाती है। उसकी दहशत के लिए पूरा घर मुख्तलिफ नजर आता है। वेरा घबराहट में इंटरनेट पर निको लसार्ते का नाम सर्च करती है। देखते ही देखते उसे पता चलता है कि एक राइटर ने एक किताब पब्लिश की है जिसमें निको मरकजी किरदार है। किताब अपेरेंटली टाइम ट्रैवल के बारे में, लेकिन तभी एक औरत उसके पीछे से आती है। वो रिवील करती है कि वो उस घर की मालिक है। थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड भी आता है, जो कोई और नहीं बल्कि डेविड खुद है। वेरा ये जान के हैरान रह जाती है कि उसकी ज़िंदगी का प्यार दरअसल किसी और औरत से शादीशुदा है। अचानक बाहर कॉप्स आ जाते हैं, इसलिए वेरा को वहाँ से भागना पड़ता है। हंगामे से कुछ पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं, जिनमें 1989 का कातिल एंजल भी शामिल है। उसे उस टाइमलाइन में गिरफ्तार नहीं किया गया और उसकी नई बीवी आइटोर की मॉम क्लारा निकलती है। उधर 1989 में निको भी इतना ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि वो फ्यूचर से एक औरत से मिला। उससे दोबारा बात करने की उम्मीद में वो पूरा दिन वीडियो रिकॉर्डर के पास बैठा रहता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए उस शाम वो उठता है और धीरे धीरे एंजल के घर की तरफ जाता है। ये चेक करने के आया सब कुछ बस एक ख्वाब था। अफसोस ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे उस औरत की लाश बाथटब के अंदर मिलती है। थोड़ी देर बाद निको घर के अंदर क्लूज ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिस पर मरने वाली औरत का नाम है, लेकिन क्लारा की तस्वीर है। उससे आखिरकार उसे एहसास होता है कि एंजल और क्लारा का चक्कर चल रहा है। अब वो मरने वाली की शनाख्त इस्तेमाल करके किसी दूसरे मुल्क जाने का प्लान बना रही थी। अगर वो कामयाब हो गई तो मर्डर केस कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन छोटा निको ये नहीं होने देना चाहता। वो पासपोर्ट लेकर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन तभी एंजल आ जाता है। निको जल्दी से एक बिस्तर के नीचे छुप जाता है, जहाँ से बाथटब साफ नजर आता है। इसलिए उसे मजबूरन एंजल को अपनी बीवी को पीस बाय पीस काटते देखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद कातिल को किसी का कॉल आता है और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए निको घर से भाग जाता है। वापस प्रेजेंट में वेरा अपने पड़ोसी और पुराने दोस्त आइटोर से मिलती है और उससे मदद मांगती है। जैसा एक्सपेक्टेड था, वो उसे पहचानता नहीं, इसलिए वेरा उसकी कुछ ज़ाती बातें बताना शुरू करती है। वो ये भी बताती है कि वो कैसे मिले थे। ये 2011 का साल था और वो एक मेट्रो के अंदर मिले थे। हफ्तों तक वो बाकायदगी से मिलते रहे और अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती जल्द ही रिलेशनशिप में बदल गई, लेकिन एक दिन आइटोर ने उसे अपने दोस्त डेविड से मिलवाया। वेरा फौरन उस पर मर मिटी और उसे पता चल गया कि वही है। उसके बाद दोनों डेटिंग करने लगे और शादी भी कर ली। ये सब सुनकर आइटोर हंसने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं कि ये सब हुआ था। वो उसे पागल कहकर काम पर चला जाता है। अगले सीन में ऑफिसर वेरा को ट्रैक कर लेता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार। बजाय इसके वो निको लसार्ते की लोकेशन के बारे में क्लूज चाहती है। ऑफिसर फौरन ये नाम पहचानता है, क्योंकि उसने उसके बारे में किताब पढ़ी थी। इसलिए मजीद जानने के लिए वो राइटर के पास जाने का फैसला करते हैं। उसी दिन दोनों राइटर के पास जाते हैं और उसकी किताब के बारे में पूछते हैं। वो औरत रिवील करती है कि उसने सिर्फ किताब प्रिंट की, पूरी आइडिया निको की माँ ने दी थी। जब पूछा गया कि राया उसने लड़के से खुद मिली है, राइटर कहती है नहीं। उधर वेरा एक्सप्लेन करती है कि वो टाइम ट्रैवलर है जिसके बारे में निको बात कर रहा था। वो डेडली स्टोर्म के दौरान मिले, जब उनके दोनों टाइमलाइंस आपस में जुड़ गई थी। लेकिन राइटर सोचती है कि वो मजाक कर रही है और मजीद कोई मालूमात देने से इनकार कर देती है। इस वजह से वेरा ऑफिसर से गुजारिश करती है कि वो पुलिस डेटाबेस से निको की लोकेशन निकाले। वो जवाब देता है कि ये मुमकिन नहीं, जब तक उसके पास कोई मजबूत वजह न।
वेरा थोड़ी देर सोचती है और अचानक उसे याद आता है कि एंजल अपनी बीवी को अपनी वर्कशॉप के अंदर दफन करने वाला था। वो ये मालूमात ऑफिसर को देती है और उसके साथ एक सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। हैरानी की बात, उसकी दी हुई मालूमात सच निकलती है और वहां से किसी की हड्डियां बरामद होती है। इससे ऑफिसर कुछ हद तक कन्विंस्ड हो जाता है कि वेरा सच कह रही है। इसलिए वो उसे निको लसार्ते का एड्रेस लिख कर देता है और उसे अलविदा कहता है। बाद में वेरा उस एड्रेस पर पहुंचती है जो एक होटल निकलता है। अंदर उसे निको नहीं मिलता, बल्कि वो डेविड को एक औरत के साथ रोमांटिक वक्त गुजारते हुए पाती है। वो उस टाइमलाइन में अपनी बीवी को धोखा दे रहा है। वेरा तबाह हो जाती है क्योंकि उसका मतलब है कि डेविड ने असली टाइमलाइन में भी उसे धोखा दिया था। उसने एक बार उस पर एक मैच स्टिक पाई थी जो उसी होटल की थी। अपने तमाम जज्बात को एक तरफ रखकर वेरा एक्शन लेने का फैसला करती है। चूंकि डेविड एक बैंकर है, उसके पास शायद बहुत से लोगों की डिटेल्स है, निको समझती है। इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करती है कि इन्फॉर्मेशन निकाले, वरना वो उसकी बीवी को बता देगी। मजबूरन डेविड मान जाता है और आखिरकार निको लसार्ते को ट्रैक कर लेता है। दूसरी तरफ हड्डियां मिलने के बाद एंजल और उसकी नई बीवी क्लारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है, जहां वही ऑफिसर सवालात पूछने आता है। इसके बाद फिल्म 1989 में वापस जाती है, उस रात जब सब कुछ हुआ था। एंजल को क्लारा के साथ इंटीमेट होते देखा जाता है, जब उसकी मौजूदा बीवी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। गुस्से में वो एक चाकू पकड़ के दोनों पर वार करने लगती है। वो क्लारा को मारने के करीब थी, लेकिन बदकिस्मती से एंजल बीच में आ गया था और चाकू उसके अपने पेट में चला जाता है। फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया जाता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। वापस प्रेजेंट में ऑफिसर एंजल से पूछता है कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। यही वो वक्त है जब वो कुछ हैरानकुन बात रिवील करता है। वो बताता है कि वाक़े के फ़ौरन बाद निको पुलिस स्टेशन गया और सब कुछ रिपोर्ट किया, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ मुख्तलिफ दिखा। एंजल की बीवी दरअसल पेरिस में थी और उसकी फ़्लाइट डिटेल्स भी अथॉरिटीज़ ने वेरीफाई कर ली थी। नतीजे में निको को पागल करार दे दिया गया और उसकी माँ को उसे शहर से दूर ले जाया गया। उस दिन के बाद से लड़के ने अपनी बाकी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में गुजारी, लेकिन वो जानता था कि कुछ सालों बाद वो आखिरकार फ्यूचर वाली उस औरत से मिला। इसलिए निको इंतज़ार करता रहा और करता रहा। फिर उसकी बड़े होने की एक टाइम लैप्स दिखाई जाती है। 22 साल गुजर जाते हैं और एडल्ट निको कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर निकलता है। एक दिन उसने आखिरकार उसे एक मेट्रो के अंदर देखा और उसके पास गया। उधर वेरा निको के एड्रेस पर जाती है और आखिरकार उसे ढूंढ लेती है। उसे ये जान के हैरानी होती है कि वो वही ऑफिसर है जिससे वो राब्ते में थी। उस वक्त तूफान फिर से शुरू हो गया है। निको रिवील करता है कि वो उसे सब बताना चाहता था, लेकिन नहीं बता सका क्योंकि उसका जहन पहले से कंफ्यूज्ड और नाजुक था। इसलिए उसने उसे आहिस्ता आहिस्ता क्लूज दिए जो आखिरकार उसे उस तक ले आए। निको फिर बताता है कि जब वो मेट्रो स्टेशन पर उसके पास गया तो वो अच्छे दोस्त बन गए, फिर एक दूसरे के करीब आए और आखिरकार डेटिंग भी की। आखिरकार उन्होंने शादी भी कर ली और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। निको हमेशा उससे उस तूफानी रात के बारे में पूछना चाहता था जब वो मिले थे, लेकिन वो उनके रिश्ते को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने सच अपने तक रखा। ये सब सुनकर वेरा की आंखें भर आती है, लेकिन वो फिर भी उस टाइम लाइन में नहीं रहना चाहती। वो अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके बाद आखिरकार हमें पता चलता है कि टाइम लाइन्स कैसे बदली थी। असल 2014 टाइमलाइन में जब वेरा ने 1989 के निको को देखा और उसे मौत से बचाया, उससे रिएक्शंस का एक सिलसिला शुरू हुआ। चूंकि निको कभी मरा नहीं, वो टाइम ट्रेवलर को ढूंढने का जुनून पाल बैठा। 22 लंबे सालों के बाद आखिरकार वो उससे मिला और एक रोमानवी अफेयर शुरू हो गया। इस वजह से वेरा कभी आइडोर या उसके दोस्त डेविड से नहीं मिली। उसका मतलब है कि उसने ना कभी शादी की, ना कोई बेटी पैदा। जब सब कुछ उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है, वेरा निको से गुजारिश करती है कि उसे उसके टाइमलाइन तक पहुंचाने में मदद करे, लेकिन वो उसे जाने नहीं देना चाहता। इसलिए कोई चारा ना होने पर वो कुछ नाकाबिले यकीन कर बैठती है। अब उसे वापस लाने के लिए निको को एक्शन लेना पड़ता है। वक्त ज़ाया किए बगैर वो अपने पुराने घर में घुसता है और टेलीविज़न और वीडियो कैमरा निकालता है। जैसे जैसे तूफान पड़ता रहता है, निको डिवाइस कनेक्ट करता है और दूसरी तरफ अपना 1989 वाला सेल पाता है। वो फिर लड़के को सब कुछ बताता है और उसकी मदद मांगता है। अगले सीन में वेरा अपने घर में जागती है, डिसओरिएंटेड और कंफ्यूज्ड, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वो डेविड को अपने पास देखकर सुकून महसूस करती है। वो फिर दूसरे कमरे की तरफ भागती है और आखिरकार अपनी बेटी से दोबारा मिल जाती है। पता चलता है कि निको ने दूसरी टाइमलाइन में सब ठीक कर दिया। वो जानता था कि उसकी ज़िंदगी का प्यार कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे अहम बात उसकी खुशी थी। फिल्म का इख्तिताम इस तरह होता है कि वेरा दोबारा वो जगह बताती है जहां एंजल ने अपनी बीवी की रिमेन्स छुपाई थी।
जब पुलिस वहाँ तलाशी लेती है, वेरा की नीको से मुलाकात होती है। हैरानी की बात, वो अब उसे पहचानता नहीं। एक ऐसी कहानी है जहाँ वक्त और तकदीर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वेरा और नीको की मुलाकात एक भूल भुलैया बन जाती है, जो न सिर्फ माजी और हाल को जोड़ती है, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और हकीकत की तलाश का एक सफ़र भी दिखाती है।